अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज से पहले जहां ये खबरें गर्दिश कर रही थीं कि हुकूमत की तरफ से अब कुछ शख्सियात का नाम सामने आएगा जो कि मुज़ाकरात करेंगे तहरीक इंसाफ से, और कुछ बर्फ़ पिघलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन इस एहतजाज के बाद यूँ मालूम होता है कि हुकूमत ने नॉन इंगेजमेंट का फ़ैसला कर लिया। और दूसरी तरफ से भी पीटीआई भी इस कन्फ्यूजन का शिकार है कि आया पार्टी के अंदर किसका लीड रोल है और कौन जेन्युइन रोल प्ले कर रहा है और कौन कॉम्प्रोमाइज़्ड है, जो कि बुशरा बीबी साहिबा की तर्जुमान की तरफ से कहा गया। इस हवाले से अगर बयानिया देखा जाए मुस्लिम लीग नवाज़ का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का या मरीम नवाज़ साहिबा का, तो उसमें काफ़ी तनकीद दिखाई देती है। यहाँ तक कि मरीम साहिबा ने यह भी कहा कि एक दहशतगर्द जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस सारी सूरत हाल को लेकर मालूम ये होता है कि यह डेडलॉक बरकरार रहेगा। और दूसरी तरफ अगर मुज़ाकराती अमल का तज़करा किया जाए तो पहले पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात कर रही थी, लेकिन अब आकर वाइट पेपर जारी करना या ये कहना कि लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़्ड है, इंटरनल डिवाइड को सिग्निफाई करता है। साथ साथ ये कि बैरिस्टर गौहर के हवाले से भी पार्टी में जो आवाज़ें उठीं कि उनका जो स्टांस है वो खासा सॉफ्ट रहता है, चूँकि वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिसको हुकूमत ये समझती है कि बातचीत के लिए हम कम अज़ कम मेज़ पर ला सकते हैं। उस हवाले से भी नज़र यही आता है कि तहरीक इंसाफ उनकी क़यादत में कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं देती। जहाँ तक बुशरा बीबी साहिबा का ताल्लुक़ है तो उस पर खान साहब की तरफ से आज उन पर होने वाली तनकीद को मुस्तरद किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ बुशरा बीबी की तरफ से कहा गया है, जो हिदायत उनको दी गई थी वो मेरी तरफ से ही दी गई थी, और उन्होंने सेकंड किया कि जो बयानात या हिदायत उन्होंने पार्टी को दी वो दरअसल मेरी तरफ से ही आ रही थी। साथ साथ ये भी कहा कि जलियांवाला बाग की तारीख को दोहराया गया है। एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि पार्लिमानी कमीशन का क़याम किया जाए ताकि डी चौक पर जो हुआ उसको इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन तहरीक इंसाफ एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रही है। अब इस सारी सूरत हाल में जिस लास्ट कार्ड का तज़करा किया जा रहा है एक्स चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, वो क्या है? क्या वो भी एजिटेशन की पॉलिटिक्स पर मुनहसर होगा या फिर उसमें कोई और भी स्ट्रैटेजी अप्लाई की जा सकती है? इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अली साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। 24 नवंबर के एहतजाज के बाद की जो आपकी पार्टी डिस्कशंस हैं, अगर उनकी बात की जाए तो पार्टी में बहुत सी आवाज़ें ऐसी उठीं जिन्होंने कहा कि डी चौक पर जाना हमारा फ़ैसला नहीं था। इवन वज़ीर आला का और इमरान खान साहब का अपना फ़ैसला नहीं था, लेकिन अब आकर अगर खान साहब ख़ुद कहते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा ने जो कुछ किया वो मेरी हिदायत के मुताबिक था, तो फिर वो तमाम आवाज़ें खामोश हो जाएंगी इसके बाद। और उस कन्फ्यूजन का क्या हुआ कि ये सब कुछ किया किसने? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मेरे ख्याल में मुजम्मिल साहब, डिस्कशन अब इससे आगे बढ़ चुकी है। पार्टी की इंटरनल डिबेट है जो अंदर होगी, लाजमन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी होगी, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि 25 करोड़ के इस न्यूक्लियर मुल्क में जहां बुनियादी शख्सी आज़ादियां और इंसानी हकूक बराए नाम के हैं, हालांकि आइन की किताबों में सब कुछ लिखा पड़ा है, वहां बड़ा मुश्किल होता है सिविल राइट्स या पॉलिटिकल राइट्स के लिए एक पुरअमन तहरीक का होना। और उसमें जब कुछ लोग आए, आप कहें 30,000 हैं, 40,000 हैं, 50,000 हैं, 1 लाख है, 10,000 है, जो भी फिगर कोई कहे, लेकिन एक साइजेबल नंबर ऑफ पीपल आए, उन पे गोली चली। इसका अब आगे का क्या होगा? शहीदों का क्या होगा? और जो हमारी कोई थोड़ी बहुत एक सतर थी, एक पर्दा था रियासत का, हुकूमत का, एक तरह से कि चलो शख्सी सियासी आजादियां हैं, नाम की ही सही, लेकिन जिस तरह इस दफा बड़ा ब्लेटेड हुआ है मुजम्मिल साहब, ऐसे पहले कभी नहीं था। इस्लामाबाद के हाट में लोगों को गोलियां मारना, क्या कोई और तरीका नहीं था? हम इतने अकल से पैदल हो चुके हैं। हमेशा एहतजाजियों को आप एंगेज करते हैं, हाँ उन पे आप सख्ती करते हैं, आप कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, आप बाकी नए आने वाले लोगों का रास्ता बंद कर देते हैं, जो मौजूदा होते हैं उनसे बात करते हैं। लेकिन इस दफा जो हुआ है, इस तरह तो मेरा नहीं ख्याल नॉर्थ कोरिया में भी कभी इस तरह कोई करता है, या कोई बहुत ही बराए नाम जो जमहूरी मुल्क हैं वहां भी कोई ऐसा होता है कि आप इस पे मेरे ख्याल में अब बात होनी चाहिए। असल मुद्दा तो अब यह है कि इन लोगों का क्या होगा। देखिए मुजम्मिल साहब, आज से 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, कुछ अरसे बाद, जो भी जितना भी अरसा है,
इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से खान साहब भी बाहर आ जाएंगे और हुकूमतों का ये फैसला भी हो जाएगा कि क्या होना है, इस मैंडेट का क्या होना है जो चुराया गया और ये जो जुल्म हुआ है, इन सारी चीजों का। लेकिन जिन घरों में लाश गई है उसका तो कोई मदावा नहीं ना, इन चीजों पर बात होनी चाहिए। और अब एक स्टेप आगे जाके इमरान खान साहब की रिहाई, असीरान की रिहाई, चीजें नॉर्मलाइज हों और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आगे जाए, क्योंकि इस वक्त बज़ाहिर तो मुल्क चल रहा है लेकिन असल में जिसको बढ़ोतरी कहते हैं वो नहीं हो रही। और जब आप मेरे से पूछेंगे तो फिर मैं बताना चाहूंगा कि मेरी नजर में बढ़ोतरी कैसे नहीं हो रही। चलिए अली साहब, वो उस तरफ तो आता हूं ना, लेकिन ये इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात तक भी हम बात कर सकते हैं, उसके लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए जो डी चौक में हुआ उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि डी चौक तक जाने का फैसला ही PTI ओन नहीं कर रही तो फिर वो भी तो एक डिबेट है ना। अगर वो सेटल नहीं होगी, वो जिम्मेदारी पार्टी लेगी नहीं कलेक्टिवली, तो फिर इससे आगे मामला कैसे बढ़ेंगे कि वहां तक अगर हम पहुंचे हैं वो सही पहुंचे हैं या गलत पहुंचे हैं? मुजम्मिल साहब, इसका तो फैसला हो जाएगा जल्द या बदेर कि अब आगे कैसे जाना है। जो आपने कहा कि डी चौक का फैसला किसका था, जिसका भी था, देखें हमारी मालूमात के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने बताया कि संजानी हमने जाना था या उधर हम रुक सकते थे। लेकिन हमारा नुक्ता बड़ा सिंपल है कि चाहे संजानी रुकते या डी चौक आए, जिधर भी आए, डी चौक भी पाकिस्तान का हिस्सा है। अपने हकूक की सदा लगाना इस मान के साथ कि ठीक है जमातें मुख्तलिफ हैं, नजरियात मुख्तलिफ हो सकती हैं। नजरियात का मतलब यह है कि जमातें हमारी मुख्तलिफ है, बाकी बुनियादी नजरिया किसका मुख्तलिफ है कि पाकिस्तान को एक इस्लामिक वेलफेयर, एक प्रोग्रेसिव अच्छा एक स्टेट होना चाहिए, यहाँ शख्सी बुनियादी आज़ादियाँ होनी चाहिए, यहाँ मुजम्मिल साहब के बेटे को भी वही आज़ादी और ताकत और वो उसको भी वही प्रोटेक्शन होनी चाहिए जो एक बहुत बड़े मिनिस्ट्री या किसी जनरल साहब के बेटे को या किसी जज साहब के बेटे को, वो सारी चीजें हैं। तो ये असल मुद्दे तो ये हैं। तो देखिए क्या वजह है कि डी चौक ऐसा एक एरिया था, नो गो एरिया था, वॉज इट नो मैन्स लैंड? तारीख में पहले कभी इधर कोई नहीं आया, हम भी आए थे, पीपल पार्टी भी आई, नून भी आई, पीपल पार्टी से बिलावल आए, नून से मरियम साहबा आई थी, यहाँ सिविल लिबर्टीज की मूवमेंट के लोग भी आते हैं। वो अलहदा बात है कि हमारी मुनाफिकत देखिए मुजम्मिल साहब, कि हम इसराइल को मानते तो नहीं है, जो नहीं मानना चाहिए। मैं खुद इस बात का दाई हूं कि जो कायद का विजन था वो हमारा विजन है, लेकिन इसराइल के खिलाफ अमेरिका में, यूके में, तमाम वेस्टर्न कंट्रीज में तो एहतजाज हो सकता है, लेकिन किसी इस्लामी मुल्क में बशमूल पाकिस्तान यहाँ आप एहतजाज चलें। अली साहब, आपने ये कहा ना कि वो तो डिसाइड हो जाएगा, फैसला था या नहीं। एक और चीज़ भी जो डिसाइड करने की है PTI की, जो अब खासा अरसा गुजर चुका है, वो ये है कि पार्टी में कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है और कौन जेन्युइन है। इस बार भी बुशरा बीबी साहिबा की तर्जुमान ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज लोगों से बचने के लिए कमान मेरे हाथ में आ गई। तो फिर हमें क्या मालूम कि इस सारी लीडरशिप के जिनके बयानात को हम भी मीडिया पे कोट करते हैं, इसमें से कौन डबल रोल प्ले कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, ये कब डिसाइड होगा? मुजम्मिल साहब, इसका फैसला तो वक्त करेगा। देखिए अली साहब, कितना वक्त करेगा ना, यही तो पूछ रहा हूं कि ये पार्टी में कंसिस्टेंट डिबेट है। मैं अर्ज करता हूं, देखिए मैं बीबी साहिबा की किसी बात पे कमेंट नहीं करना चाहता, चाहे उनकी तर्जुमान ने किया हो, क्योंकि उनका एक बड़ा घरेलू रिश्ता है खान साहब से, एक एहतराम का हमारा सबका उनसे ताल्लुक है। मैं बस ये कहूंगा कि लोगों के घर टूट चुके हैं, लोगों की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी हैं, कुछ लोगों को मुल्क छोड़ना पड़ा, कुछ लोगों का कारोबार बंद हुआ, हर तरह से डिस्टर्बेंस हुई है, लेकिन खड़े रहे हैं। बहुत से लोग खान साहब के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, अपनी विजन के साथ खड़े रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की कुर्बानी की तज़हीक हो। जो वक्त की बात मैंने की है, वक्त की बात मैंने इसलिए मुजम्मिल साहब की है कि वक्त ही बहुत बड़ा फैसल है और बहुत से चेहरों से नकाब हटा देता है, और इसीलिए तो अल्लाह ने वक्त पे कसम खाई है कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक डिबेट जान के भी क्रिएट की जाती है कि वो लोग जो इमरान खान साहब के साथ मजबूत खड़े रहे, तहरीक इंसाफ के साथ अपनी विजन पे, जो ना टूटे, जो ना बिके, जो ना भागे और ना छुपे, तो आप उनको, उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चनेबल कर दो। ये तो बड़ी पुराने टैक्टिक्स है। दूसरी जंग अजीम में
हिटलर के जमाने में भी वो करते थे। तो ये तो होता है, बीबीसी भी सेकंड वर्ल्ड वॉर में करती थी कि अगर आप अपने दुश्मन को मार नहीं सकते तो इतनी कंफ्यूजन फैला दो कि सच सच ना रहे और झूठ झूठ ना रहे। अली साहब, लेकिन इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट, मुजम्मिल साहब इस पे बात की है, और सिर्फ 10 सेकंड, और आपके प्रोग्राम में भी ये कहना चाहता हूँ, पीटीआई के तमाम वोटर वर्कर सपोर्टर को ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त हमारी तवज्जो सिर्फ इमरान खान साहब असीरान की रिहाई, ठीक है, ये सानिहाए इस्लामाबाद के शहीदों का इंसाफ और इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली और आईन और कानून की जो बालादस्ती है उसके लिए होनी चाहिए। इसका फैसला कि कौन वफादार है कौन वफादार नहीं है ये अल्लाह को पता है। लेकिन इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है जो हमने डी चौक पर देखा कि जब गंडापुर साहब वहां से जाना चाह रहे थे या बुशरा साहिबा जाना चाह रही थी तो अपने ही वर्कर्स ने टायरों से हवा निकाल दी। बाद में नजर आतिश करने के इल्ज़ाम भी हुकूमत लगाती है कि वर्कर्स ने कंटेनर को चला दिया। तो एक ऐसा माइंड तो क्रिएट कर दिया गया है ना कि कुछ ना कुछ मशकूक है इस लीडरशिप में, और ये हर मरतबा आकर अगर लीड करेंगे बाद में चले जाएंगे, हमें बेयारो मददगार छोड़ जाएंगे, तो फॉल आउट तो आपके अपने ऊपर आना शुरू हो जाएगा अगर ये क्लैरिफाई नहीं होता। मेरा तो उसमें बड़ा सिंपल क्राइटेरिया है कि अगर एक शख्स इतनी मुश्किलात के बाद भी आज भी एक विजन पे एक नजरिए के साथ मजबूत खड़ा है और वो अभी तक जो है वो जमात छोड़ के गया नहीं है और वो इमरान खान साहब के साथ है, मुझे या किसी को कोई हक नहीं है कि मैं उसको उस पर सवाल उठाऊं। चे जाए कि जब तक वो छोड़ के, बहुत से लोग हमारे गए छोड़ के, उनकी मजबूरी होगी वो चले गए। लेकिन मैं दोबारा ये बात कहूंगा कि मेरे लिए सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि 77 साल बाद, यानी जब ये मुल्क बन रहा था, तो तक़सीम हिंद हो रही थी, तो आपस में तो हम मुसलमानों और हिंदुओं ने एक दूसरे को बहुत मारा, लेकिन कभी आपको ये रिपोर्ट नहीं होगी कि तक़सीम हिंद के वक्त सरकारी सतह पे किसी ऐसे एहतजाज पे, हालांकि जनरल डायर ने एक जमाने में किया था या बाबरा में हुआ था ENP के खिलाफ, लेकिन नई दिल्ली में या लाहौर में या पेशावर में कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है कि इस तरीके से सिविलियंस को ऐसी गोलियां मारी गई हो। लोग कहते हैं 100 है, कोई कहता है 150 है, कोई कहता है 50 है, हमारे ऑफिशियल फिगर्स 12 के हैं कि और भी अगर इंफॉर्मेशन आएगी तो बढ़ेंगे। लेकिन मेरा नुक्ता उसमें बड़ा सिंपल है, मैं तो 3, 4, 5 दिनों से एक बात कर रहा हूं कि अगर एक भी शहीद है तो क्यों है, और अगर एक भी गोली चली है तो क्यों चली है, एक भी शहीद क्यों हुआ है, वो क्या मांगने आए थे? मुझे आप बताइए ना मुजामिल साहब। वो कह रहे थे हमारे लीडर को रिहा करो और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती चाहिए। ना दे बालादस्ती, ना करे रिहा, गोली तो ना मारे। चलें अली साहब, इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि अब इस सारी सूरत हाल में जो मुतालबात तो थे आपके 3-4 टॉकिंग पॉइंट्स थे, उसमें से हुकूमत ने कहा तमाम के तमाम नॉन निगोशिएबल हैं, किसी पर बात नहीं हो सकती। अब आकर इशू ये है कि जो लास्ट कार्ड की बात की जा रही है कोट एंड कोट, अब इस पर एक परसेप्शन तो यही है हुकूमत का कि अब पता नहीं उससे कितना ज़्यादा एजिटेशन होगा या कितनी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तो इस पर कोई क्लैरिटी नहीं आ सकती कि दरअसल वो क्या होगा, या ये कोई पार्लिमानी तहरीक होगी या दोबारा से जो हमने एहतजाज की सूरत हाल देखी जिसमें दोनों साइड्स का कोलैटरल डैमेज हुआ, यही तो नहीं रिपीट होने जा रहा? मेरी मुलाकात तो नहीं हो सकी, कल मैं गया था, उन्होंने नहीं मिलने दिया, और परसों भी। तो मैं अब इस पे फर्स्ट हैंड नॉलेज तो मेरे पास नहीं है कि खान साहब का आखिरी कार्ड क्या है। जाहिर है वो मुझे तो नहीं बताएंगे, और अगर बताएंगे तो मैं आखिरी आदमी हूंगा जो फिर आपको मीडिया के जरिए बताऊंगा। अच्छा। लेकिन मैं ये भी जरूर ये कहना चाहता हूँ, मुजम्मिल मुझे ये कहने दीजिए जी, मुजम्मिल भाई मुझे ये कहने दीजिए कि मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ और मैं एक विजन के साथ, विजन पे इस सब जिलाली परचम की खातिर इमरान खान के साथ हूँ। लेकिन मैंने पिछले 11 साल की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में एक चीज मुजामिल साहब देखी है, यहाँ सब कुछ डिस्कस होता है लेकिन परफॉर्मेंस पे, आवाम के मसाइल और इन चीजों पे जो एक जो एक मजबूत प्रैक्टिकल डिबेट होनी चाहिए कि मेरे मुल्क का जो इतना बड़ा बल्ज है, 60 से 65% नौजवान है, ठीक, जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, इनको हम किस जॉब मार्केट में भेज रहे हैं और फिर उनको हम क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं, विजन क्या है। आज अगर मैं अपने बेटे, मेरे बेटे का नाम उस्मान है, अगर उसको मैं कहूँ, जो कि वो करता भी है, कि मेहनत करो और दिल लगा के पढ़ो, सारा कुछ करो, तो क्या आज ये सिस्टम ऐसा है, उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्या उसकी मेहनत एक्नॉलेज होगी? ये सारी चीजें देखिए, जो महंगाई का इशू है, जो इस वक्त आम आदमी की जिंदगी और खास आदमी की जिंदगी के बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं। अभी की आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आ रहा था, फैमिली के साथ था, एक मिनिस्टर साहब 2 गाड़ियों के साथ रॉन्ग साइड पे चले गए। मुझे मेरे बेटे ने कहा कि आप भी एमएनए हैं, इसके पीछे गाड़ी डाले, निकले आपके पास भी वैसी गाड़ी है, उतनी है। मैंने कहा नहीं,
मैं वो नहीं करूंगा, उसको करने दो। तो ये जो एक फर्क है कि जो खास लोगों ने इस मुल्क को अपने लिए बना दिया है, इन चीजों पे हम डिबेट कब करेंगे? वैसे उसका जवाब ये भी हो सकता था कि आप अपोजिशन में हैं और वो हुकूमत में है, तो हम रॉन्ग साइड नहीं जा सकते ये भी है, लेकिन मैं वैसे चले अली साहब, मुझे कभी मेरे मिनिस्ट्री में आइएगा कि अली मोहम्मद रॉन्ग साइड पे कितनी दफा गया एज अ मिनिस्टर, लेकिन मेरा नुक्ता समझिए, मेरा नुक्ता सर ये है कि इमरान खान इस मुल्क का एक बहुत बड़ा एक हकीकत है, उसके पीछे भी काफी दुनिया खड़ी है हमारी जमात के, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि नून के पीछे, पीपल पार्टी के पीछे कोई नहीं है। हाँ, हम जितने नहीं होंगे। अब करना क्या है? क्या ये इख्तिदार की लड़ाई है, ये अवाम की खिदमत की लड़ाई है? अगर अवाम की खिदमत की लड़ाई है तो इस बड़े आदमी को आप निकालिए, उनसे आप इंगेज कीजिए, बात कीजिए और आगे का कोई चार्टर डिवाइस कीजिए। करना क्या है? क्या इस खान साहब को अंदर रख के मुझे आप बताइए, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है? नहीं, वो तो 7 FIR और हो गई ना, वो तो जितना पहले जो कुछ लिटिगेशन थी वो बढ़ गई उससे। लेकिन अली साहब, एक परसेप्शन ये भी है ना कि पख्तूनख्वा की हुकूमत को जहाँ जेन्युइन इशूज़ को एड्रेस करना चाहिए, बेरोज़गारी का, वायलेंस का, तालिबानाइजेशन का, या पारा चनार में हमने देखा सेक्टेरियन वायलेंस हुआ, 100 से ज़्यादा लोगों की जानें गईं, और लोग कहते हैं इतना फोकस नहीं था उस इशू के ऊपर जितना इस्लामाबाद आने पर था। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन इतनी परफेक्ट हो जाए वहाँ पे कि आप लोगों को दिखाएं कि ये वो सूबा है जहाँ हमें तीसरी टर्म मिली है और हमने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि अगर हमें यही पाकिस्तान में सेंटर में मौका मिलता तो रेप्लिकेट करते उसको, ये सब हो रहा है या फिर सिर्फ पार्टी एक्टिविज्म हो रहा है वहाँ पे? दो बातें हैं मुजम्मिल साहब। पहले तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, हमें पख्तूनख्वा में ज्यादा फोकस करना होगा, लेकिन अगर कोई ये कहे कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हम पश्तूनों को और उसके बाद वो चीज आगे लेके आए और बताएं कि हमें आप वोट कीजिए, तो वो तो 3 बार हमें पश्तून वोट कर चुके हैं। परफॉर्मेंस से मुतमईन होंगे तो हमें वोट कर रहे हैं, और उसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे 13 में जो हमने 18 तक की, अच्छी थी बुरी थी जो भी थी, हम समझते हैं अच्छी थी, बेहतर थी माजी से, उसकी बुनियाद पे मुल्क ने भी हमें वोट किया। आप उस पर काउंटर आर्ग्यू कर सकता है कि RTS का सारा था, ये था वो था, लेकिन हमें बड़ा वोट पड़ा, पूरे मुल्क से पड़ा, लाहौर से पड़ा, मैं पूरे नॉर्थ सेंट्रल और साउथ पंजाब से पड़ा, मैं कराची से वोट पड़ा, तो हमने तो कर दिखाया। हाँ, हुकूमत में आने के बाद परफॉर्मेंस कैसी थी उस पर भी बात कर सकते हैं, वो एक डिबेटेबल इशू है जिस पे लंबी बात हो सकती है, लेकिन ये कहना कि हम परफॉर्म करके दिखाएं ताकि लोग देखें, तो लोग हमें देख चुके हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें ना मुजम्मिल साहब, इस वक्त परफॉर्मेंस की बुनियाद पे तो बात ही नहीं हो रही। परफॉर्मेंस की अगर बात होगी तो आज रात 12 बजे इस हुकूमत को घर चले जाना चाहिए, ये तो कुछ नहीं कर पा रहे, बिल्कुल पा रहे। लेकिन इस वक्त तो बात कुछ बयानियों की जंग है। एक तरफ हमारा एक बयानिया है जो एक सिविल सुप्रीमेसी का है या रूल ऑफ लॉ का है, हम हुकूमत में आते हैं फिर वक्त साबित करेगा कि हम सिविल सुप्रीमेसी पे कितना कायम रह पाते हैं। लेकिन इस वक्त तो है, इस वक्त तो कौम हमारे साथ खड़ी है। आप मुझे बताएं, हमारा तो ये बयानिया है, मुस्लिम लीग नून का क्या बयानिया है जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था? देखिए, इख्तिदार में आके इंसान का पता लगता है ना, ये बात साबित हो गई ना कि मुस्लिम लीग नून इख्तिदार में आके फिर जिया साहब की जमात बन जाती है और इख्तिदार से उतर के फिर वो चे गुवेरा बन जाते हैं। सही, तो टेस्ट आप कह रहे हैं कि वो जब इख्तिदार होगा तो उसके बाद शुरू होगा। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। एहतजाज जो 24 नवंबर का था, उसके बाद जो बयानिया PTI की सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर प्रोपगेट किया जा रहा है, उसके मुताबिक यही है कि एक बहुत बड़ा यूज़ ऑफ फोर्स का इवेंट था वो, और 9 मई से भी पैरेलल उसका ड्रॉ किया जा रहा है, जिसमें PTI ये क्लेम करती है कि 12 कारकुनान का तो उनको इल्म है जिनकी जानें गई हैं, लेकिन मज़ीद भी हो सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में जो कुछ डी चौक पर हुआ, उसका क्या खमियाजा हुकूमत को भुगतना पड़ा या तहरीक इंसाफ को, जिसकी लीडरशिप में इंटरनल डिवाइड और एक टसल दिखाई दे रही है, और इस सारी सूरत हाल में वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इस पर बात करते हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। दुरानी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। 24 नवंबर का जो एहतजाज था PTI का, क्योंकि PTI मैस पॉलिटिक्स पर यकीन करती है, मोबिलाइजेशन की पॉलिटिक्स करती है, तो इसके बाद जो उनका क्लेम रहा कि डी चौक पर क्रैकडाउन किया है हुकूमत ने, यूज़ ऑफ फोर्स किया, ताकत का इस्तेमाल किया, इससे तो उनके बयानिए को तक़वियत मिलनी थी, लेकिन वो ऑन दी अदर साइड ये रहा है कि एक इंटरनल डिवाइड दिखाई दे रही है। बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से कहा जा रहा है कि वो सोलो फ्लाइट लेकर डी चौक जाने पर बज़िद थीं और क़यादत मना कर रही थी। जो PTI के अंदर हो रहा है, इसको मेल्ट डाउन कह सकते हैं या ये नेचुरल है कि पार्टीज़ जब प्रेशर में आती हैं हुकूमत की तरफ से तो इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपकी क्या टेक है इस पर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल ये है कि जो पार्टी के अंदर इस वक्त को एक खिंचाव और एक अपेरेंटली डिवाइड नजर आ रही है, ये जब हुकूमती सेपरेशन आती है तो पार्टीज इस किस्म की सिचुएशंस को फेस करती हैं। लेकिन जो यहाँ पे हिस्टोरिकली एक डिफरेंस है वो ये है कि इसका इफेक्ट जो है वो पब्लिक तक नहीं जा रहा। पब्लिक का जो ओपिनियन है और पब्लिक का जो मतलब ये है कि लीडरशिप उनकी जो है, दे आर नॉट लूजिंग देयर वोटर। ठीक है जी, वो जो बाकी, इसलिए बाकियों की उन्हें परवाह नहीं है कि पार्टी में कोई लेफ्ट हो जाए राइट हो जाए। एक बंदा है वो जिसको कहेगा वो लीडर होगा, जिसको वो नहीं कहेगा वो नहीं होगा। तो इसलिए ये तमाम जो सप्रेशन है गवर्नमेंट का या जो भी हालात का आप कह लें, जिस चीज का भी कह लें, उसके बाद जो सिचुएशन बनी है वो मुल्क के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है बनिस्बत पीटीआई के लिए। मैं तो समझता हूँ, अगर मेरे से पूछे, मैं हुकूमत में रहा हूँ, हुकूमत के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है बनिस्बत पीटीआई के जरिए। जो चीज हुकूमत में नहीं होती, जो पार्टी ऑपोजिशन में होती है, उसको सर्टेन लिवरेजेस होते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जो हमें एक वो मिल रहा है, पैड मीडिया मिल रहा है, ऊपर से हम खुद जो है वो एंटेगनाइज कर रहे हैं एक सूबे को, अफगानों को, पश्तूनों को। और ये जो चैलेंजेस हैं, ये तो मेरा ख्याल है ये वो गिरे हैं जिन्हें हाथ से लगा के मुंह से भी नहीं खुला करती है, लेकिन हम लगा रहे हैं मुसलसल और उस तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये अपोजिशन के लिए अच्छा है, मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत के लिए अच्छा है, और ये जमहूरियत के लिए भी नहीं अच्छा। दुरानी साहब, जो नैरेटिव आजकल प्रिवेल करता है सोशल मीडिया पर, उसी का तज़किरा होता है, और जो ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स होती है वो ग्रेजुअली इररेलेवेंट होती जा रही है अनफॉर्चुनेटली। अब अगर आकर ख़ुद बजाते खुद खान साहब ये कह रहे हैं कि अकबर बुगटी या फिर जलियांवाला बाग का जो ऑपरेशन था, उस नौयत का ऑपरेशन डी चौक पर किया और 1000 से शुरू हुए 298 पे आए, 12 कैजुअल्टीज़ पर आ गए, आपको लगता है कि इससे जो हुकूमत आ गई एक वीक ग्राउंड पर खड़ी है? उसकी वजह यह है कि 8 फरवरी के इंतखाबात पर इल्ज़ामात को फेस किया जा रहा है, 26वीं तरमीम की कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हुई, और ये जो डी चौक पर हुआ, इससे किसने लूज़ किया? पीटीआई ने लूज़ किया क्योंकि उनकी लीडरशिप लीड ना कर सकी, मैदान छोड़कर चली गई, या फिर हुकूमत ने लूज़ किया? देखिए, हुकूमत का एक इनहेरेंट वीकनेस है, मतलब पोलियो ज़्यादा हुकूमत है। क्योंकि वो जो फॉर्म 47 और 45 के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और वोट ना मिलने की वजह से भी हुकूमत में आ जाने के बाद हुकूमत कितनी भी भागना चाहे तब भी उसको पोलियो तो हुआ हुआ है, और वो 47 का पोलियो जो है वो उसको वो लेजिटिमेसी नहीं देता पब्लिक आई में, उनकी अपनी आय में। मैं तो उनसे मिलता हूँ सारे लीडरों से, उनका एक इश्यू होता है। अब जहां तक सवाल है पीटीआई का, पीटीआई को तो बहुत, मतलब जिस उनकी तो सियासत ही यू टर्न से शुरू हुई है कि एक बात करके फिर रिट्रीट कर लेना, फिर दूसरा आप सबने शुरू कर दिया। खैर वो तो अब यह है कि झूठ चूंकि जब दोनों तरफ से बोला जाता है तो फिर दोनों तरफ को उसका लिवरेज मिल जाता है। ठीक है ना जी। अब एक तरफ से ये अगर कहा जाए, वजीर आजम कहें कि जी अफगान आ रहे थे, मतलब डीपीओ ज्यादा समझदार हो अगर वजीर आजम थे कि वो अनआइडेंटिफाइड पर्संस को यू कांट कॉल देम नेशनल ऑफ अनदर कंट्री। ये इतना तो पता होना चाहिए। ऐसी स्टेटमेंट देंगे तो अगला अगर कह देगा जी फिर 300 हुआ तो वो फिर वो उसमें से भी वो निकल जाता है। इसी तरीके से अगर हुकूमत कहेगी कि किसी को गोली लगी ही नहीं है जी, तो तब भी ये होगा, उसका लिवरेज पीटीआई को चला जाएगा, और पीटीआई कहेगी जी 300 लोग शहीद हो गए हैं, तो उसका लैशबैक उनके अपने ऊपर आएगा, तो उन्हें विड्रॉ करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई जो इस वक्त टेक्निकली गवर्नमेंट पे एज ले रही है, वो इस चीज पे ले रही है कि वो पीछे भी हट जाती है। हुकूमत की प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी पावर की जो एक कैफियत है उसमें वो अपने पोजीशन को रैशनलाइज नहीं कर रही साथ साथ। ठीक है, अब बजाय इसके कि वो किसी रॉन्ग डूइंग को मतलब ठीक करें, वो उसके बजाय पीका लॉ ला रहे हैं कि जी हम मजीद, मतलब मैंने कहा अगर आप पीका लॉ लाएंगे तो सबसे पहले तो वजीर आजम और वजीर इतलात बंद हो जाएंगे उसके अंदर मतलब ऑब्वियसली, मतलब जो लॉ आप ला रहे हैं जिसके अगेंस्ट प्रूफ में आप खुद बैठे हुए हैं, आपकी अपनी स्टेटमेंट्स आर फाउंडिंग यू,
तो ऐसी सूरत में तो हमें बड़ा रैशनलाइज करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट को ज्यादा एहतियात शो करनी पड़ती है। गवर्नमेंट वो मैं तो यही समझता हूँ कि चूंकि एक इरिटेशन है ज़हनी, और अब तो और चैलेंजेस बन रहे हैं। पीपल्स पार्टी का चैलेंज आ रहा है कि जी अब चेंज ओवर होगा। पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ राब्ते बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि उनके साथ बिलावल साहब इस शिप के कप्तान बन सकते हैं, आप ये समझते हैं? मैं ये समझता हूं कि आखिर में तो अगर उन्हें कप्तान बनना है तो उन्हें नून के साथ ही मिलाप मारना पड़ेगा। जिनके जरिए वो मिलाप पहले मारते रहे, अगर उनके लिए मिलाप मारेंगे तो कुछ मिल जाएगा। लेकिन क्या पीटीआई कभी इतनी स्पेस शो करेगी कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के कोई फॉर्मूला तश्कील दे ले? देखिए, अब ये बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है, बड़ा रैशनल क्वेश्चन है। मुझे मतलब नोइंग पीटीआई में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो इस डिग्री के पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सके प्रोबेबली। और जो उसका एक और वजह भी है कि जिधर से इंसान ने कुछ हासिल किया होता है उस रास्ते को छोड़ता नहीं है। तो उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है, कम या बुरा, अच्छा या बुरा, वो सब उन्होंने कन्फ्रंटेशन के राउट से किया। लेकिन दुरानी साहब, जलसे जुलूसों में डीजल के नारे लगवाने वाले फिर ये भी कहना शुरू हो गए, एक वक्त आया कि दानिशमंद सियासतदान है फजलुर रहमान साहब, तो इतना बड़ा जब वो स्वैप हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? अच्छा देखिए, उसमें एक बड़ा बुनियादी एक फर्क है। मतलब ये है कि अंडरडॉग्स जब होते हैं ना तो उनके अंडरडॉग्स आपस में मिल लिया करते हैं, हाँ? लेकिन पावर और अंडरडॉग जो होता है वो आपस में वो नहीं करता कॉम्प्रोमाइज। मौलाना जब बेचारे उनकी बराबर के आ गए या उनसे भी नीचे चले गए, जब उनकी पोजीशन पॉलिटिकली बहुत वीक हो गई, उसके बाद उन्होंने उनको अपने लिए, उनके साथ मिलने को अपने लिए एक पॉलिटिकल एज समझा और उन्होंने ये समझा कि हमें अपने और इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि पीटीआई इस पोजीशन में है कि वो अपोजिशन की हर पार्टी के साथ ताउन भी करेगी और करने के लिए तैयार भी है और उसके लिए आमादा भी है, और करनी भी चाहिए। मैं तो इस चीज को कोई बुरा नहीं समझता। मैंने बल्कि मौलाना से जो पहली मुलाकात की, जो इवन अभी ये इलेक्शन नहीं भी हुए थे, तब भी मैंने इनको इसरार किया था कि आप लोगों को आपस में मिलना चाहिए। और मैं तो हमेशा से, मतलब आपको पता है कि मफाहमत की बात करता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो जहां तक जेयूआई के साथ उनका किसी अंडरस्टैंडिंग का ताल्लुक है, वो जेयूआई की नई पोजीशन ने उसको फैसिलिटेट किया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दुरानी साहब, आप खासे बाखबर हैं इन मामलात में, आपकी रिहाइशगाह पर मुज़ाकरात भी हो चुके हैं दोनों एंटिटीज़ के। ये पीटीआई के अंदर कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं, हलीम आदिल शेख साहब ने भी कहा कि मरकज़ी क़यादत गिरफ्तारी नहीं होती, बैरिस्टर गौर गिरफ्तारी नहीं होते, पता नहीं कौन से तावीज़ हैं उनके पास। ये जो इंटरनल सस्पिशन है, आपने देखा ऐसा कुछ कि कोई डबल रोल भी प्ले कर रहा है, समवन इज प्लेइंग ऑल साइड्स इन पीटीआई? या इल्ज़ामात? मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनाऊं। एक पीटीआई के एक लीडर, अच्छा आप पीटीआई में जितने दोस्त हैं ना वो मेरे भी बड़े क्लोज हैं सारे ना, तो एक साहब को खान साहब ने कहा, यार देखो मुझे पता है सारे लोग जो है ना वो इधर उधर मिलते रहते हैं, ठीक है ना जी, जितने भी मेरे लोग हैं, लेकिन तुम इसलिए अच्छे हो कि तुम बता देते हो कि तुम मिलते हो। सही मतलब ये है कि देखे ये जो इदारे होते हैं ये सबके पास होते हैं। हम पुराने जमाने में आईपी होती थी, स्पेशल ब्रांच होती थी, इनसे हर कोई मिलता और इनका वैसे जॉब भी यही है कि ये सबके साथ अपने राब्ते को रखें। तो वो तो सारी, और ये जो जितनी भी और जो टॉप की लीडरशिप्स होती हैं ये असल में चाहती हैं कि हमारे अलावा कोई ना रहे। दुरानी साहब, लेकिन एक मसला ये है ना, नॉर्मल कंट्रीज़ में, नॉर्मल जगहों पे, नॉर्मल पॉलिटिक्स में ये होता है कि गिरफ्तारी बहुत अचंभे की बात होती है, अजीब बात होती है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडर्स का गिला ये है कि हम अरेस्ट हुए हैं, वो क्यों नहीं हुआ, या जो अरेस्ट नहीं होगा वो जेन्युइन ही नहीं है। कितना अच्छी। अब मैं इस वक्त आपको बात बताऊं, देखें इंसान इनवोगेटिंग होती है बात स्टेटमेंट्स, मतलब ये है कि देखें पकड़ा जाना। अब इस वक्त आप देखें, अगर मैं हुकूमत के शूज में जाके सोचूं तो मैं कहूंगा कि मैं सारों को रिहा करता हूं और ECL में डालता हूं, जाओ कर लो जो करना है, ठीक है। मतलब ये है कि जेल में बैठ के अगर कोई लीडर गड़बड़ करवाता है तो एलबाई होती है, अगर वो खुद खड़ा होगा तो कोई एलबाई भी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि उसने भाग के कहां जाना है। तीसरी चीज यह है कि आप इतनी हाई मॉरल ग्राउंड पे आ जाते हैं कि आपने किसी को, जब वैसे पीपल्स पार्टी जब पावर में थी, इवन नून भी जब थी, पहले कभी भी वो किसी मतलब जो पॉलिटिकल लोग थे उनको नहीं बनाते थे कैदी,
क्योंकि पॉलिटिकल कैदी जो होता है वो सर्टेनली अचीवर होता है। पॉलिटिकल कैदी जो होता है वो सर्टेनली हाइट गेन कर रहा होता है और पॉपुलैरिटी उसकी इनहांस हो रही होती है, उसको सिंपैथी का एक सपोर्ट मिल रही होती है और उसकी पार्टी जो है, अगर लीडर अंदर हो तो उसके आगे पार्टी चित हुई होती है। जितना मर्जी लड़ लें, बाहर इनकी कोई हैसियत नहीं है, जो कुछ वो कहेगा अंदर से वही होगा, जब बाहर आएगा तब भी वही होगा। तो लिहाजा इस वक्त हुकूमत को सियासत करनी चाहिए और सियासत ये डिमांड करती है कि हुकूमत आगे बढ़ के रिकंसिलिएशन की बात करे। दूसरी चीज जो हुकूमत बहुत बुरी कर रही है वो ये है कि वो जो सूबाई असबियतों को हवा दे रही है और असबियतों को मतलब जिसे कहते हैं ना चैलेंज कर रही है। ये एक नेशनल चैलेंज हमारे लिए बन रहा है और ये नहीं, आपकी गुफ्तगू से तो महसूस हो रहा है कि अगर फिर हुकूमत कंसीडर करती है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज को तो वो तो फिर बहुत ही बड़ी गैर दानिशमंदी होगी। मैं समझता हूं कि गैर दानिशमंदी नहीं है, नागबत अंदेशी भी होगी और ये कर ही नहीं सकते। अच्छा। देखें, ये अपने पांव पे कुल्हाड़ा नहीं मारेंगे, ये अपने पोलियो वजह टांग को काटेंगे। तो सब लेकिन दर्द सर तो ये है ना कि वो अपना पैराफर्नीलिया लेके, अपने क्रेन, अपनी एम्बुलेंसेज, अपनी फायर ब्रिगेड लेकर अगर आ जाते हैं रिपीटेडली, तो फिर अगर उसका सोल्यूशन ये निकालने की तरफ जाएं तो वो यही आर्गूमेंट करते हैं कि भाई वो भी यूज़ कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, हम भी कर लेंगे जो हमारे पास ऑप्शंस होंगे। देखिए ना, अभी ये तो कह सकते हैं ना कि जी वो हुकूमत है। अब वहां पे जो है पाराचनार में कौन कर रहा है मुज़ाकरात? अच्छा जी, पीटीएम का जरगा किसने बुलाया था? कौन जो था वो सारे आर्मी चीफ ने जाके किससे मीटिंग की थी पाराचनार के इश्यू के ऊपर? देखे, हुकूमत जो होती है वो कितनी भी ऑपोजिशन की क्यों ना, वो एक जगह पे आके सबॉर्डिनेट गवर्नमेंट बन जाती है और पूरी ब्यूरोक्रेसी और पूरा जो सिस्टम होता है वो उसको एक लिमिट में ले आता है। हुकूमत का वही हिसाब है, मतलब मैं सूबाई हुकूमतों का, कि ये वो घोड़े हैं जिन पे काठी डाली है। अगर इन पे काठी भी उतार देंगे आप इसके ऊपर से, दे विल बी फ्री। उस सूरत में देखें, आज भी दहशतगर्दी हो रही है ना, बलोचिस्तान में आपकी अपनी हुकूमत है, दहशतगर्दी हो रही है ना, केपीके में दहशतगर्दी हो रही है, कौन करा रहा है भाई? जब आप ये इन्होंने तो कह दिया जी अफगान थे। मैंने कहा यार पुराना फैशन तो ये था कि जो कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलते थे हम लोग कहते थे इंडियन है, ठीक है? अब तुम दूसरे मुल्क के पीछे भी पड़ गए हो। भाई खुदा का खौफ करो, अपनी कमजोरियों को, अपनी गवर्नेंस की वीकनेसेस को आप ना अपने मतलब हमसायों पे डालें, आप खुद लेकिन दुरानी साहब उनका एक और पॉइंट ऑफ कंसर्न ये होता है, जिस तरह इसहाक डार साहब ने भी कहा कि स्टेट गेस्ट जब कोई आते हैं बाहर से, सिर्फ तभी क्यों एहतजाज याद आता है। वो ये भी कहते हैं कि एक दौर था चाइनीज़ प्रेसिडेंट का विजिट हार्म करने की कोशिश की गई, फिर एक दौर था सीपैक का नॉर्दर्न रूट बंद करवाने की कोशिश की गई, अच्छा फिर एससीओ के इजलास में खलल डालने की कोशिश हुई और इस बार बेलारूस के प्रेसिडेंट मौजूद थे तो ये सब कर दिया। तो वो तो पॉस्चरिंग इस तरह कर रहे हैं कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही एक तहरीक चल रही है और उसको हमने दबाना है। देखें जी, ये वाली बात जो है उनकी, ये जो इवेंट्स वाली बात है, ये उनका एक वैलिड पॉइंट है जिसको आप बयान भी कर रहे हैं और इसके ऊपर एक सवाल भी हर कोई करता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये बेलारूस के सदर ने कहा है कि ऑपोजिशन के लोगों को जेलों में बंद कर दो। ये बेलारूस के सदर ने, ये सीपैक ने ऑर्डर दिया था कि जी मुल्क के अंदर जो है पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन करो। नहीं भाई, आपने चाइना का क्या डिमांड है पाकिस्तान से? पूरी दुनिया, अब वजीर खजाना ने आपके क्या कहा है कि जी आपको इस कन्फ्रंटेशन की वजह से 190 बिलियन रोजाना का नुकसान हो रहा है। अब आपने उसके खिलाफ महाज खोल लिया, ठीक है ना जी? अब आप वजारत खजाना के ऊपर चढ़ दौड़े। तो मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो कोई आईना दिखा दे तो आईने के ऊपर पथराव और क्या कुछ करने लग पड़ते हैं। और मैं ये आपको बता दूं, जब तक अच्छी मईशत की खबरें इतलात का मैं खुद इतलात का महकमा सुनाएगा और वजीर खजाना नहीं सुनाएगा, तब तक मईशत को अच्छा नहीं समझा जाएगा। उसको समझा जाएगा कि वो पीका लॉ के तहत ही हो रही है। दुरानी साहब, आखिरी सवाल, चूंकि अभी बेलगाम घोड़ों की आपने बात की, तो सोशल मीडिया जो पीटीआई का है, अंसार अब्बासी साहब की खबर है कि वो उनके लिए बेलगाम इसीलिए हो गया कि बहुत से पार्टी के लोग चाहते हैं कि जो उसके थ्रू नैरेटिव प्रोपगेट किया जा रहा है जिसमें इंस्टीट्यूशंस की बैशिंग है वो ना किया जाए, उसको रोक लिया जाए। लेकिन बात उनके भी बस से बाहर हो गई है। तो आपको लगता है कि दे हैव स्टार्टेड समथिंग दे कांट कंट्रोल नाउ? देखें, ये बात जो है ये एक इंटरनेशनल फिनोमिना है, ये जो सोशल मीडिया वाला है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर द अमाउंट ऑफ फंड्स नाउ
इन्वॉल्व, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है वो क्योंकि एक लंबे अरसे से एक अप्रेसिव और एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि रिएक्शन पे बेस्ड जो भी व्यू पॉइंट्स होते हैं दे गेट मोर स्पेस। और मैं तो पहले दिन से पीटीआई को कह रहा हूं कि आप लोग मुल्क के इदारों, मुल्क के खिलाफ और मुल्क के इश्यू के ऊपर कोई भी जो मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं वो समझे आपके हैं ही नहीं। इसीलिए ये जो आज चैलेंजेस हैं किसी पार्टी के लिए भी, पीटीआई के लिए भी, वो यकीनी तौर पे मुल्क के भी चैलेंजेस हैं और हमें अपने मुल्क के मफाद में सोचना चाहिए और इसी में पीटीआई की भलाई है, इसी में पाकिस्तान की और इसी में हुकूमत की भलाई। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।